हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीजीएमएन में। यहाँ पे हमने स्टार्ट किया है बायोलॉजी में हमारा एक नया चैप्टर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्वीट सा ये चैप्टर है। इसका ऑलमोस्ट पोर्शन हमने कवर कर दिया है। अभी आज हमें इसका नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट करना है। चलिए चल के स्टार्ट करते हैं। सो हमने अभी तक क्या देखा है बच्चों इस वाले चैप्टर में, एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। इसमें हमने ये देखा है कि हम क्यों फूड प्रोडक्शन को एनहांस कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को तक नहीं छोड़ा हमने। सो इन सब को हमें डिटेल में देखना है। अभी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विद द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। अभी बच्चों एंजाइम्स क्या होते हैं? सो आप लोगों को पता ही होगा कि एंजाइम्स को ही हम बायो कैटालिस्ट भी बोलते हैं। बायो कैटालिस्ट, इसका क्या मीनिंग होता है? बायो कैटालिस्ट यानी ऐसे कुछ केमिकल्स जो हमारे बायोलॉजिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं या फिर उनको स्पीड देते हैं। यस, सो इन सभी को एंजाइम्स कहा जाता है। सो अभी एंजाइम का प्रोडक्शन क्यों नेसेसरी है? अभी जैसे कि एंजाइम का फंक्शन क्या है कि हमारे मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होते हैं इनको स्पीड अप करते हैं। सो मेटाबॉलिक रिएक्शन क्यों नेसेसरी होता है? हम जो भी खाना पीना खाते हैं इसका मेटाबॉलिज्म होना तो ज़रूरी ही है। सो दैट्स वाई हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए मेटाबॉलिज्म एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड दैट्स वाई एंजाइम का प्रोडक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इस ह्यूमन लाइफ में। सो चलिए आगे बढ़ के देखते हैं। यस, सो एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स को ही बायोकैटालिस्ट कहा जाता है। बायोकैटालिस्ट की एबिलिटी क्या होती है? ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी के जो रिएक्शंस होते हैं या फिर इनके एबिलिटी के कारण हमारे बॉडी में जो भी रिएक्शन होते हैं ये हमारे इस बॉडी टेम्परेचर पे या फिर बॉडी के जो भी फिजियोलॉजिकल पैरामीटर होते हैं लाइक पीएच वगैरह, इन सब के ऊपर रिएक्शन स्पीड से काम कर पाते हैं और जो इनका फंक्शन होता है इसको कम्प्लीटली कर पाते हैं। अभी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो उनके बॉडी से एज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट या फिर और कोई सिक्रीशन के तौर पे कुछ एंजाइम्स को रिलीज करते हैं या फिर सिक्रीट करते हैं उसके सराउंडिंग के मीडिया में, और इस एंजाइम को हम यूज़ कर सकते हैं हमारे खुद के एप्लीकेशंस के लिए। इसलिए हमने कुछ ऑर्गेनिजम्स को कमर्शियली यूज़ किया है ताकि हम इनसे कुछ एंजाइम्स ऑब्टेन कर सके। कौन कौन से एंजाइम है जिनका प्रोडक्शन कमर्शियल लेवल पे होता है? सो इसके कुछ एग्जांपल्स है लाइक अमाइलेज एंजाइम है, सेलुलोज, देन पेक्टिनेज, लाइपेज, पेक्टिनेज, अगेन स्ट्रेप्टोकाइनेज, और बहुत सारे एंजाइम्स है जिनका प्रोडक्शन कमर्शियल लेवल पे किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। सो एंजाइम्स को ही बायोकैटालिस्ट कहा जाता है। इसकी एबिलिटी क्या होती है? ये प्रमोट करते हैं हमारे रिएक्शन को मोर क्विकली। कौन से फिजियोलॉजिकल पैरामीटर पे? हमारे बॉडी टेम्परेचर पे बहुत ही एफिशिएंटली ये हमारे रिएक्शंस को कंप्लीट कर देते हैं। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं या फिर एक्सक्रीट करते हैं लार्ज क्वांटिटी ऑफ एंजाइम। कहाँ पे? उनके आसपास के मीडियम पे। इन्हीं एंजाइम को हमें कलेक्ट करना है और हमारे यूज़ के लिए अप्लाई करना है। सो इस फीचर को यूज़ करके हम इन्हीं के एंजाइम्स का हमने कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट किया है। सो कौन कौन से ऐसे एंजाइम्स है? सो ये एंजाइम में आता है अमाइलेज, सेलुलेज, प्रोटीएज, लाइपेज, पेक्टिनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड बहुत सारे। सो इतना तो आपको पता होगा बच्चों कि किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ASC आता है या फिर इसका प्रोनाउंसिएशन एज होता है, सो ये सब केमिकल होते हैं हमारे बायोकैटालिस्ट या फिर एंजाइम्स। सो ये सब एंजाइम्स है जो हम ऑब्टेन कर सकते हैं कमर्शियली। चलिए चलते हैं आगे। अभी बहुत सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एप्लीकेशन किया जाता है ताकि उनसे ये एंजाइम्स को ऑब्टेन किया जाए। अभी बहुत सारे इंडस्ट्री ऐसे हैं जो इन एंजाइम का यूज़ करती है इनके खुद के प्रोडक्शन या फिर इनके खुद के कुछ प्रोडक्ट्स के लिए अदर देन बायोलॉजिकल्स। ठीक है, अभी हम ये सब तो देख रहे हैं कि एंजाइम का यूज़ कहाँ पे होने वाला है, थेराप्यूटिकल यूज़ होने वाला है। यानी कि मान लीजिए कि किसी पेशेंट में कोई एंजाइम नहीं बनता है या फिर उसे किसी एंजाइम की डेफिशिएंसी है। सो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, उनको एक्सटर्नल ही एंजाइम प्रोवाइड कर सकते हैं। बट हावेवर इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे इन एंजाइम का अदर देन बायोलॉजिकल कोई यूज़ होता है। फिर इसमें एक एग्जाम्पल आता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जहाँ पे कपड़ा बनता है। सो कुछ फैब्रिक का क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम का यूज़ किया जाता है। देन पल्प और पेपर इंडस्ट्री जो होती है यहाँ पे भी बहुत सारे बायोकेमिकल मटेरियल या फिर एंजाइम का यूज़ किया जाता है। पेपर को ब्लीच करने के लिए भी बहुत सारे एंजाइम का यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमने देखा है फर्मेंटेशन प्रोसेस। सो फर्मेंटेशन यानी जो सड़ाने वाला प्रोसेस या फिर जो बीवरेजेस अल्कोहल बनाने वाला प्रोसेस है, इसमें भी बहुत सारे एंजाइम की नीड होती है जो हम इस सोर्स से फुलफिल कर सकते हैं। प्लस डिटर्जेंट इंडस्ट्री और बहुत सारे फूड इंडस्ट्री जहाँ पे ऑयल्स वगैरह बनते हैं, यहाँ पे भी हम बहुत सारे जो एंजाइम्स हैं इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में एक पॉइंट आपको दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में कि इंक्रीजिंग द ब्राइटनेस एंड
रिमूविंग ऑफ द ऑयल स्टेन्स, यानी कि हम जो डिटर्जेंट वगैरह यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट में भी बहुत सारे एंजाइम्स का यूज़ किया जाता है ताकि इफ़िशिएंटली क्लीनिंग मिल सके। इसके बाद में कुछ कॉस्मेटिक्स भी है, कुछ एनिमल फीड और कुछ एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज़ भी है जहाँ पे इन एंजाइम का यूज़ किया जाता है। सो चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। बहुत सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर है जहाँ पे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलने वाले एंजाइम को यूज़ कर सकते हैं। सो इसमें फर्स्ट आपको लिखना है अबाउट द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी जहाँ पे कपड़े बनते हैं। सो ऐसे इंडस्ट्री में हम कपड़ों को बनाने में एंजाइम का यूज़ कहाँ पे होता है? सो इम्प्रूवमेंट द क्वालिटी ऑफ फैब्रिक यानी कपड़े की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए हम कुछ एंजाइम्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में आता है पल्प और पेपर इंडस्ट्री। यहाँ पे कुछ बायोकेमिकल या फिर पल्पिंग एंड ब्लीचिंग एजेंट को हम यूज़ करते हैं। फूड इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ होता है। कहाँ पे? ब्रेड या फिर ड्रिंक, ओके, प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड, प्रोडक्शन ऑफ ड्रिंक्स लाइक वाइन एंड बियर, इसके लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं ऑल्सो। और कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं? कुछ सब्सटेंसेस का जहाँ पे एक्सट्रैक्शन करना होता है, यहाँ पे भी एंजाइम का यूज़ किया जाता है। कौन से सब्सटेंसेस है जिसके एक्सट्रैक्शन में एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं? कैरोटीनॉइड्स है, कुछ ऑलिव ऑयल या फिर और कुछ ऑयल के मटेरियल, इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। देन लाइपेजेस नाम का जो एंजाइम होता है, लाइपेजेस, ओके, लाइपेजेस नाम का एंजाइम हम डिटर्जेंट इंडस्ट्री यानी जो हमारा वॉशिंग पाउडर होता है इसके इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। बिकॉज ये जो लाइपेजेस होता है ये क्या करता है, इसमें काफ़ी सारी क्लीनिंग एक्टिविटी होती है, सुपेरियर क्लीनिंग प्रॉपर्टी होती है। ये इंक्रीज करता है ब्राइटनेस ऑफ द क्लोथ्स। अगर हमने इस डिटर्जेंट पाउडर को यूज़ किया है देन जो क्लोथ्स है इसका ब्राइटनेस ये इंक्रीज करता है। ऑयल के जो टफ स्टेन्स होते हैं, जो दाग लगे होते हैं ऑयली मटेरियल के, इसको रिमूव करने में हेल्प करता है। प्लस और ये एंजाइम कहाँ पे यूज़ होते हैं? कॉस्मेटिक्स में भी ये एंजाइम यूज़ किए जाते हैं। प्लस एनिमल फीड में, कुछ एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में भी एंजाइम्स का यूज़ किया जाता है। सो ये सब है एंजाइम्स। उसके बाद में हमें कुछ एग्जाम्पल देखने हैं कि कौन सा एंजाइम है और इसके कौन से माइक्रोबियल सोर्स हमें पता है या फिर इसको हमने यूज़ किया है। सो इन्वर्टेस नाम का जो एंजाइम है, साइक्रोमाइसिस सर्वेसी, इस माइक्रोबैक्टीरिया से ये मिला है या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिला है। इसके बाद में पेक्टिनेज नाम का जो एंजाइम है ये ऑलमोस्ट ये 2 ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किया जाता है। इसके बाद में लाइपेज के लिए आता है कैंडिडा लिपोलाइटिका एंड सेलुलेस के लिए आता है ट्राइकोडर्मा कोनिकी। सो ये सब एंजाइम्स और इसके माइक्रोबियल सोर्स आपको याद रखने हैं। सो इस चैप्टर में हमने जितने भी ये सब पॉइंट्स देखे थे एंजाइम वगैरह, इनको आपको अच्छे से याद रखना है कि इनका सोर्स कौन सा है। एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए। सो मूविंग फॉरवर्ड, अभी नेक्स्ट वाला हमारा पॉइंट है जिब्रेलिन प्रोडक्शन। जिब्रेलिन आप जो भी बोलते हो। सो आपको पता होगा कि ये क्या होता है। जिब्रेलिन नाम का एक ग्रोथ हार्मोन होता है जो कि स्पेशली प्लांट्स या फिर फंगस में पाया जाता है। जो क्या करता है, जो स्टेम होता है प्लांट का, ठीक है, जो पेड़ है, इसके इलोंगेशन के लिए हेल्प करता है। सो फर्स्ट टाइम ये जो एंजाइम है या फिर ये जो हार्मोन है गिब्रेलिन या फिर जिब्रेलिन, सो इसको आइसोलेट किया था 2 जापानीज साइंटिस्ट ने जिनका नाम था याबुता एंड सुमिकी। और ये काम उन्होंने किया था 1938 में। उस टाइम पे इन्होंने इस जिब्रेलिन हार्मोन को ऑब्टेन करने के लिए राइस की सीडलिंग का यूज़ किया था जिसे इन्फेक्शन हुआ था बाय द फंगस जिब्रेला फुजीकोरी। ठीक है, सो इसको डिटेल में देखते हैं। सो जिब्रेलिन क्या होता है बच्चों? ये एक ग्रुप ऑफ एंजाइम, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ हार्मोन है जो कि एक्चुअली में ग्रोथ हार्मोन है और ये मेनली होता है हायर प्लांट एंड फंगस के अंदर ही। इसका यूज़ क्या है या फिर इसका एप्लीकेशन होता है स्टेम का इलोंगेशन, यानी जो पौधा होता है इसका कंप्लीट स्टेम का लेंथ बढ़ाने का काम ये करता है। फर्स्ट टाइम जो जिब्रेलिन था इसको आइसोलेट करने के लिए 2 जापानी साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था याबुता एंड सुमिकी। 1938 में उन्होंने ये काम किया था। इसके लिए उन्होंने राइस की सीडलिंग्स को यूज़ किया था, यानी जब राइस लगाने के बाद जो छोटे छोटे सीडलिंग्स आते हैं उसको यूज़ किया था। और ये जो सीडलिंग्स थे इसको इन्फेक्शन हुआ था बाय दी फंगस जिब्रेला फुजीकोरी, इतना आपको याद रखना है। और इसी फंगस के कारण इस हार्मोन का नाम उन्होंने जिब्रेलिन ऐसा दिया था। इसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है आपको। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में क्या है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में आपको बताया गया है अबाउट द एंजाइम स्ट्रेप्टोकाइनेस। सो स्ट्रेप्टोकाइनेस, आप लोगों ने स्ट्रेप्टोकोकस नाम काफ़ी बार सुना होगा। ये इन्फेक्टिव एजेंट माना जाता है। बहुत सारे इसके स्पेसीज है जो ह्यूमन बीइंग के डिफरेंट इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हाउएवर यही बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकाइनेस नाम का एक एंजाइम भी प्रोड्यूस करता है। इस एंजाइम में एक एक्टिविटी होती है जिसे कहा जाता है फाइब्रिनोलाइटिक इफेक्ट। फाइब्रिनोलाइटिक इफेक्ट,
अभी जहाँ पे भी ये वर्ड आता है लाइटिक, इसका मीनिंग होता है ब्रेक डाउन या फिर तोड़ देना। ओके, सो फाइब्रिनोलाइटिक इफेक्ट, इसका क्या मीनिंग होता है? हमारे, आप लोगों ने ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जब हमारा स्टडी किया होगा उस टाइम पे हमने देखा था कि ब्लड क्लॉट के लिए फाइब्रिन्स जो होते हैं ये सब एक साथ आ जाते हैं और फाइब्रिनोजेन बन जाता है, और फिर इसके कारण हमारा जो ब्लड है ये क्लॉट होता है, यानी कि उसका बहाव रुक जाता है। सो ये जो एंजाइम होता है ये एंजाइम फाइब्रिनोलाइटिक इफेक्ट शो करता है, यानी फाइब्रिन को ब्रेक डाउन कर देता है, और दैट्स वाई इसको क्लॉट बस्टर की तरह यूज़ किया जाता है। यानी अगर कहीं पे क्लॉट्स हो जाते हैं ब्लड के, सो उसे तोड़ने के लिए इस एंजाइम को यूज़ किया जाता है। अभी कौन कौन से पेशेंट में ऐसी कंडीशन पाई जाती है? तो स्पेशली ऐसे पेशेंट जिनको कार्डियक रिलेटेड कोई डिफेक्ट है, जैसे हो सकता है उनके आर्टरी में कोई क्लॉट है या फिर उनको हार्ट अटैक, वैसे ऐसे कोई कंडीशन पाया गया है, किसी ब्लड वेसल में क्लॉट डिटेक्ट हुआ है, सो ऐसे कंडीशन में उन पेशेंट को इस एंजाइम के साथ ट्रीट किया जाता है। ये एंजाइम क्या करता है? ब्लड में जो भी क्लॉट है इसको ब्रेक डाउन कर देता है। इसके बाद में एक और इसमें बताया हुआ है आपको स्टैटिन। सो स्टैटिन एक्चुअली एक स्टैटिन्स क्या होता है बच्चों? ये एक मेडिसिनल या फिर एक मेडिसिन के ग्रुप का नाम है स्टैटिन। ये जो ग्रुप होता है मेडिसिन का, ये हमारे बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा कोलेस्टेरॉल है, फिर चाहे वो ब्लड में हो या फिर कहीं पे, सो इसका एक काम होता है कि जो ये एक्स्ट्रा ब्लड कोलेस्टेरॉल है ये इसको ब्रेक डाउन करता है, तो इसे स्टैटिन कहा जाता है। अभी जो स्टैटिन है ये प्रोड्यूस होता है बाय द ईस्ट का नाम है, देखो बच्चों, मोनास्कस परप्यूरियस। मोनास्कस परप्यूरियस नाम की जो ईस्ट होती है, ये ईस्ट स्टैटिन्स को प्रोड्यूस करती है और इसको कमर्शियल स्केल पे यूज़ किया जाता है टू रिड्यूस द ब्लड कोलेस्ट्रॉल। ब्लड में जितना भी कोलेस्ट्रॉल, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल मोर देन नॉर्मल होता है, ये काफ़ी डेंजरस होता है अगर हम सीवीएस के बारे में सोचे। ओके, सो इसलिए क्या होता है, ब्लड के कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए डॉक्टर्स उनको स्टैटिन मेडिसिन देते हैं। ये क्या करते हैं स्टैटिन मेडिसिन? इट एक्ट एज द कम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ द एंजाइम विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द कोलेस्ट्रॉल। हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल एक काफ़ी बड़ा मोलिक्यूल होता है, सो इसके सिंथेसिस के लिए जो भी रिएक्शन होती है, सो उस रिएक्शन को या फिर उसके सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, उस एंजाइम को हमारा ये जो स्टैटिन्स है, सो स्टैटिन उस एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं, फिर हमारे ब्लड में कोलेस्टेरॉल का सिंथेसिस नहीं हो पाता। सो ये आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया गया था अबाउट द स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड द स्टैटिन्स। इसके बाद में हम अभी आगे बढ़ते हैं। सो अबाउट जो जिब्रेलिन नाम का हमने एंजाइम या फिर हार्मोन स्टडी किया है, सो इसके कम से कम 15 अलग अलग टाइप्स को आइसोलेट किया गया है अभी तक। बहुत सारों के काफ़ी मेडिकल या फिर कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी पाए गए हैं और इसको यूज़ किया गया है टू इंड्यूस पार्थिनोकार्पी इन द एप्पल एंड पियर। एप्पल एंड पियर ये सूडो फ्रूट होते हैं और पार्थिनोकार्पी क्या होता है ये हमने स्टडी किया है। इसका आपको कमेंट में आंसर देना है कि पार्थिनोकार्पी क्या होता है। सो पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करने के लिए इस हार्मोन को यूज़ किया गया है और इसे इसलिए भी यूज़ कर सकते हैं हम ताकि जो डॉर्मेंसी है सीड की इसको ब्रेक कर सके और वहाँ से हम फ्लावरिंग को स्टार्ट कर सके, ठीक है। और इट इज़ ऑल्सो यूज टू एनलार्ज द साइज ऑफ द ग्रेप फ्रूट। जो हमारे अंगूर होते हैं इसकी साइज़ को बढ़ाने के लिए भी इस हार्मोन को यूज़ किया जाता है। सो कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है, सबसे पहले आपको याद रखना है 15 अलग अलग टाइप है हमारे जिब्रेलिन नाम के एंजाइम जो हार्मोन है इसके, और ये सभी 15 टाइप आइसोलेट किए गए हैं। सभी का कोई ना कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। सो इसका एक एप्लीकेशन याद रखना है आपको, टू इंड्यूस पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करना है इन एप्पल एंड पियर, सो इसके लिए इस एंजाइम को यूज़ किया जा सकता है। प्लस डॉर्मेंसी ऑफ सीड को ब्रेक करने के लिए, यानी कि सीड का डॉर्मेंसी पीरियड क्या होता है, जब तक वो बस सीड के फॉर्म में है, जर्मिनेट नहीं होता। सो उसका जर्मिनेशन स्टार्ट करने के लिए इस एंजाइम को यूज़ किया जा सकता है। प्लस इसको हम जो ग्रेप फ्रूट होता है हमारा, इसके साइज को एनलार्ज या फिर बड़ा करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। वेरी गुड। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अभी हमें नेक्स्ट वाला पॉइंट स्टडी करना है जो कि है हमारा माइक्रोब्स इन द सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट का क्या मीनिंग होता है, जो भी हमारा वेस्ट वाटर वगैरह होता है, सो इसके ट्रीटमेंट के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है। कैसे? सो सीवेज यानी क्या है, सीवेज यानी हमारे घर में का या फिर इंडस्ट्री का या फिर और कहीं का भी ऐसा वेस्ट मटेरियल जिसमें लिक्विड और सॉलिड दोनों भी इन्वॉल्व होते हैं, या फिर जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम में चला जाता है, ये वाला पूरा मटेरियल सीवेज कहलाता है।
ओके। सो अभी जो बहुत सारे म्यूनसिपल वेस्ट कंटेनी, इसमें कौन कौन सा प्रोडक्ट या फिर इसमें कौन कौन सा कचरा होता है, सो इन सब ड्रेनेज में हो सकता है, आइदर ह्यूमन एक्सक्रीटा हो सकता है, हाउस होल्ड वेस्ट है यानी कि घर में हम जो भी कुछ कचरा निकालते हैं सब्जी वगैरह का, ये सब कचरा आता है, कुछ ऑर्गेनिक मैटर भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, कुछ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट होते हैं जो इन्फेक्शन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, फिर इसमें कुछ भी आ सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, निमेटोड, कुछ भी। प्लस अगर हम हॉस्पिटल वगैरह की बात करें, सो हॉस्पिटल का जो वेस्ट होता है इसमें और ज़्यादा हजार्डस मटेरियल पाया जाता है, जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन है सो उस इन्फेक्टेड पर्सन का पूरा एक्सक्रीटा, प्लस अगर कोई सर्जिकल ऑपरेशन वहाँ पे हुआ है सो उसमें से निकलने वाला कुछ वेस्ट वगैरह, ये सब इस सीवेज में या फिर इस ड्रेनेज में उसके आ जाता है। प्लस अगर हम कुछ और वेस्ट की बात करें, सो एनिमल डंग वगैरह भी इसमें आता है, यानी कहीं जो एनिमल्स का एक्सक्रीटा होता है ये भी इसमें आता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट में बहुत सारे टॉक्सिक ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कुछ केमिकल्स भी आ जाते हैं। सो ये सब फाइनली कहाँ पे आता है, ये सब आता है हमारे सीवेज में, बट इसको एज इट इज़ हम नेचर में नहीं रख सकते या फिर नेचर में इसको एज इट इज़ हम डिस्पोज नहीं कर सकते, बिकॉज इन सब में कहीं ना कहीं कोई टॉक्सिक मटेरियल है या फिर कुछ ऐसा हार्मफुल मटेरियल है जो हमारे एनवायरनमेंट की जो फूड चेन होती है या फिर एनवायरनमेंट में कोई भी और लिविंग ऑर्गेनिज्म है अदर दैन द ह्यूमन के लिए भी है ही ये पॉइजनस, बट अदर दैन ह्यूमन जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आसपास होते हैं इस एक्सक्रीटा के या फिर इस सीवेज के, उनको कोई ना कोई इससे हार्म हो सकता है। सो ऐसा ना हो इसलिए हमें क्या करना है, जो भी हमारा ड्रेनेज है, फिर चाहे वो हमारे घर का हो, हॉस्पिटल का हो, किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का या फिर किसी और इंडस्ट्री का, इसको हमें डायरेक्टली हमारे नेचर में एक्सपोज नहीं करना है, इसको हमें एक प्राइमरी ट्रीटमेंट देना होता है ताकि इसका कोई पॉइजनस इफेक्ट या फिर कोई टॉक्सिक इफेक्ट किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म पर ना हो। सो ये होता है हमारे माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट में, हमें डिटेल में देखना है। सो देखो ड्रेनेज में क्या क्या होता है ये सब हमने देखा है। सो नेक्स्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसी में दिया हुआ है कि सीवेज इज ऑल्सो पोटेंशियल सोर्स ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया। जो सीवेज होता है इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में कुछ पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं जो बैक्टीरिया, वायरस या फिर और भी कोई पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो हम ह्यूमन बीइंग के हेल्थ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। सो अभी ये जो एजेंट होते हैं इनका इफेक्ट क्या होता है ह्यूमन बॉडी पे, या फिर अगर ऐसे कुछ ड्रेनेज का या फिर ऐसे कुछ खराब सीवेज वगैरह का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट हम ह्यूमन बीइंग के साथ होता है, सो हमारे हेल्थ पे कौन सा इफेक्ट होता है। सो इसमें डिसेंट्री है, कॉलरा, टाइफाइड, पोलियो, ऐसे कुछ इन्फेक्शियस डिसीजेस हो सकते हैं। प्लस अगर मतलब आजकल तो ये काफ़ी कम है या फिर नियर अबाउट नहीं है, बट पोलियो वगैरह जैसे डिसीजेस भी इस सोर्स के कारण हुए हैं इसके पहले। प्लस इस सीवेज में जो भी बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट होता है, सो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये सॉइल तक पहुंच जाते हैं और फिर सीवेज में चले जाते हैं, या फिर बैक्टीरिया जो सॉइल में बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट है ये बैक्टीरिया भी सीवेज तक जाते हैं और इनकी इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं। सो इनिशियली एरोबिक एंड फैक्युलेटेड अनएरोबिक ऑर्गेनिज्म प्रीडोमिनेंट which are then followed by the strict anaerobic especially methanogen bacteria that produce methane and CO2। फिर ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, एरोबिक और अनएरोबिक दोनों बैक्टीरिया होता है इस सीवेज में, जो कि आगे चल के जैसे आपको पता होगा कहीं अगर हम ड्रेनेज वाले सिस्टम से आसपास से भी होकर गुजर रहे, सो उतना एरिया में काफ़ी गंदा स्मेल आता है। सो ये स्मेल क्यों आता है, बिकॉज उसमें कुछ एरोबिक और कुछ अनएरोबिक बैक्टीरिया मिल करके बहुत सी रिएक्शन करते हैं और जो अलग अलग गैसेस को रिलीज़ करता है, लाइक फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है या फिर मीथेन गैस हो सकता है, और भी बहुत सारे गैसेस होते हैं जो इस ड्रेनेज में से रिलीज़ होते हैं, जो कि काफ़ी हजार्डस होते हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए। सो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में आपको दिया हुआ है कि अगर सीवेज का ट्रीटमेंट नहीं होता है सो कौन कौन से डिसीजेस हो सकते हैं। सो इसके लिए हमें याद रखना है कि डिसेंट्री, कॉलरा, टाइफाइड, पोलियो, हिपेटाइटिस इतने तक या फिर हिपेटाइटिस टाइप की डेंजरस डिसीज तक हो सकते हैं अगर हमने नेचर में विदाउट सीवेज ट्रीटमेंट कोई ड्रेनेज को डायरेक्टली एक्सपोज किया। सो मूविंग फॉरवर्ड, और अभी हम आगे देखते हैं। सो आपको डू यू नो में दिखाया गया है कि द ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया कैन क्लीन अप क्रूड स्पिल्स, कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस बैक्टीरिया। सो आपको ये काम करना है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एक्चुअल में उनके फूड के तौर पे ऑयल को खाते हैं और इस तरह से इनको हम यूज़ कर सकते हैं टू क्लियर दी क्रूड स्पिल्स। यानी आपने बहुत बार सुना होगा कि जब किसी वाटर बॉडी में से कुछ ट्रैवलिंग या फिर ट्रांसपोर्ट होता है उस टाइम पे बहुत सारा ऑयल या फिर कुछ
पैराफिन्स वगैरह जो ऑयली मटेरियल होता है ये उस पानी में या फिर उस वाटर रिसोर्सेज में अगर मिक्स हो जाता है तो ये क्या करता है, उस वाटर के ऊपर के लेयर पे मतलब पानी के ऊपर एक ऑयल का लेयर जमा हो जाता है। इसके कारण क्या होता है, वाटर में जो ऑक्सीजन या फिर जो सनलाइट मिलता है इसका अमाउंट कम होता है, जिसके कारण उस पानी में रहने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके लाइफस्टाइल पे कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट होता है और वो ऑर्गेनिज्म मरने लगते हैं या फिर इनका नंबर कम होने लगता है। सो इस तरह के बहुत सारे केसेस हुए हैं। स्पेशली ये होता है जब हम मराइन सोर्स से ऑयल ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। हम जब समंदर में से बहुत सारा मिनरल या फिर मिनरल ऑयल को जब हम ऑब्टेन करते हैं तो उसके ट्रांसपोर्टेशन या फिर उसके एक्सट्रैक्शन के टाइम पे बहुत सारा ऑयल उस सी वाटर के ऊपर रह जाता है। अभी ये जो ऑयल होता है ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है उस सिस्टम में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। सो इसका एक इलाज मान लीजिए या फिर एक इसका सोल्यूशन ये निकाला गया था कि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो क्या करते हैं, ये ऑयल स्पिल को खाते हैं। सो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके हम ऐसे ऑयल डेब्रीज को क्लियर कर सकते हैं। तो ऐसे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके बारे में आपको खोजना है। चलो अभी हम बढ़ते हैं हमारे कंपोजिशन ऑफ सीवेज की तरफ कि सीवेज में क्या क्या होता है। सो सीवेज में सबसे पहले तो मतलब नियर अबाउट 99 से 99.9% तक वाटर ही होता है। बचा हुआ जो थोड़ा बहुत है 0.1 से 0.5% इतना इसमें इनऑर्गेनिक और कुछ ऑर्गेनिक मैटर होता है जो कि अगर सस्पेंडेड फॉर्म में होगा या फिर सोल्यूबल फॉर्म में होगा। सस्पेंडेड फॉर्म यानी जो हमें क्लियरली दिख रहा है कि हाँ ये है, जैसे कि कागज़ का प्लास्टिक वगैरह अगर किसी पानी के या फिर किसी पानी में है तो हम उसको डायरेक्टली देख के बोल सकते हैं कि ये कागज़ या फिर प्लास्टिक है। बट कुछ मटेरियल फॉर एग्जांपल अगर कुछ केमिकल है, कुछ एसिड्स वगैरह इसमें मिक्स है तो हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि इसमें कुछ है। सो सस्पेंडेड का मीनिंग है कि जो सिर्फ उसमें सस्पेंडेड है या फिर उसमें है, मिक्स्ड नहीं है, ठीक है। और जो मिक्स होता है इसका मतलब होता है कि वो उसमें सॉल्युबल फॉर्म में प्रेजेंट है। और उसमें कुछ कुछ कंपोजिशन होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं कि कौन सी इंडस्ट्री से सीवेज आता है। फॉर एग्जांपल अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आ रहा है तो उसके केमिकल्स अलग रहेंगे। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से अगर कोई सीवेज आ रहा है उसके अंदर कुछ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर डिफरेंट रहेगा। सो डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स जहाँ से भी सीवेज आ रहा है उसमें कंपोजिशन अलग अलग है। बट आपको मेनली याद रखना है कि वाटर होता है 99.5 से 99.9% और जो बचा हुआ 0.1 से 0.5% है ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर होता है जो कि सस्पेंडेड या फिर सोल्यूबल फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। इसमें भी हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि कौन कौन से ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मैटर रह सकते हैं, बिकॉज ये डिपेंड करता है कि कौन से इंडस्ट्री से या फिर कौन से सोर्स से हमारा सीवेज आ रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट हमें देखना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सीवेज। अभी सीवेज के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी सीवेज में प्रेजेंट होते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ है, निमेटोड, अलगी एक्सेट्रा तो इसमें होते ही होते हैं। बट बहुत सारे ऐसे but however their number and the type it fluctuate depending upon the sewage composition। अब इसमें एक्चुअल में कौन सा बैक्टीरिया है या फिर कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है और उसका अमाउंट कितना है, कितना क्वांटिटी है, ये डिपेंड करता है कि हमारा जो सीवेज है इसका कंपोजिशन क्या है, इसका सोर्स क्या है। जो रॉ सीवेज होता है इसके अंदर बहुत मिलियंस में बैक्टीरिया होते हैं पर ml, यानी उसके 1 ml ड्रेनेज के वाटर में मिलियंस में बैक्टीरिया होते हैं, यानी वो इतना खराब होता है। ओके, सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, निमेटोड, एल्गी ये कुछ भी हो सकता है। अभी डिपेंड करता है कि सीवेज का सोर्स कौन सा है। सो डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ सीवेज इसमें स्पेसिफिक बैक्टीरिया होता है या फिर उसका स्पेसिफिक नंबर होता है। अगर हम रॉ सीवेज की बात करें यानी जो डायरेक्टली हमारे हाउस होल्ड से या फिर डायरेक्टली किसी इंडस्ट्री से निकलता है, सो इसके अंदर नियर अबाउट मिलियन ऑफ बैक्टीरिया होते हैं हर 1 ml के वाटर में। इसके बाद में हमें आगे देखना है अभी कुछ बैक्टीरिया जो कि इसमें होते हैं जिसके बारे में हम बोल सकते हैं। सो कुछ बैक्टीरिया होते हैं विच इंक्लूड लाइक कोलीफॉर्म्स हो सकता है, फीकल स्ट्रेप्टोकोकाई हो सकता है, कुछ एरोबिक स्पोर्स हो सकते हैं। अनदर टाइप कौन कौन सा हो सकता है इसके अंदर, जो कि हमारे ह्यूमन बीइंग के इंटेस्टिनल या फिर जीआईटी ट्रैक में प्रेजेंट होते हैं। ये इनमें से कोई भी बैक्टीरिया इसमें प्रेजेंट हो सकता है। बिफोर वेस्ट वाटर इज मेड अवेलेबल for the human use it has to be treated properly so as to remove the organic matter, inorganic solvent and pathogens as well। अभी हम इस सीवेज का या फिर हमारे वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट इसलिए करें बिकॉज इसका एक फ़ायदा ये है कि हम
इस तरह से जो ट्रीटेड वाटर होता है, अगर इसको हम ट्रीटमेंट करने के बाद हम हमारे एनवायरनमेंट में रिलीज करते तो हमारे एनवायरनमेंट पर भी कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा। प्लस अगर इस सीवेज का हमने अच्छे से ट्रीटमेंट करके इसको फिल्टर किया है, देन इसी वाटर को हम रिपीटेटिवली यूज़ कर सकते हैं या फिर इसको रिसाइकल कर सकते हैं। सो अगर हम किसी वेस्ट वाटर को रिसाइकल करना चाहते हैं, सो वी शुड ट्रीट इट फर्स्ट। उसको ट्रीट करना चाहिए ताकि उसमें जितने भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर है या फिर पैथोजन, स्पेशली द पैथोजन, सो पैथोजन से बचने के लिए हमें इस वाटर को पहले ट्रीट करना है या फिर इसको सीवेज ट्रीटमेंट से पास होने देना है और इसके बाद में फिर हम इसको रिसाइकल कर सकते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड इन दिस, सो सीवेज ट्रीटमेंट की जो प्रोसेस होती है इसमें कुछ 4 बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सो इसका फर्स्ट जो स्टेप है ये होता है प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट या फिर फर्स्ट ट्रीटमेंट। इसके अंदर अगेन एक सब हेडिंग आता है जिसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग। सो अभी स्क्रीनिंग में क्या होता है, जैसे कि आपको पता है स्क्रीनिंग में हम सिंपल क्या करते हैं कि ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं बाय यूजिंग आवर विजन। हम हमारे आंखों को यूज़ करके बस सिंपल स्क्रीनिंग करते हैं कि हमारे आसपास में क्या क्या अवेलेबल है, क्या अवेलेबल नहीं है, इसी को स्क्रीनिंग कहा जाता है। सो अभी स्क्रीनिंग इस हमारे सीवेज या फिर वेस्ट वाटर के बारे में कैसा होता है। सो सिंपली इसमें हमें क्या करना है, सीवेज और वेस्ट वाटर में कितना सस्पेंडेड मटेरियल है, फ्लोटिंग मटेरियल कितना है, मोटा मोटा यानी कोर्स मटेरियल कितना है, सॉलिड मटेरियल कितना है या फिर कुछ डिजॉल्व मटेरियल कितना है, इसका एग्जामिनेशन होता है। फिर जो भी सस्पेंडेड मटेरियल है ऊपर से इसको निकाल दिया जाता है। देन ये सब होता है स्क्रीनिंग चेम्बर में। ये सब अभी हम हाथों से नहीं करने वाले, स्क्रीनिंग चेम्बर में होता है। फिर जो सीवेज होता है इसको पास किया जाता है बहुत सारे स्क्रीन या फिर बहुत सारे नेट में से इस चेम्बर में से, ठीक है। इस चेम्बर में बहुत सारे नेट या फिर स्क्रीन्स लगे होते हैं, इसके थ्रू इसको पास किया जाता है। इसके बाद में जो मोटे मोटे वाले या फिर बड़े बड़े वाले सस्पेंडेड पार्टिकल्स है या फिर फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट लाइक प्लास्टिक से, थर्माकोल वगैरह, इन सबको साइड में निकाल दिया जाता है। और अभी इसको हमें रिमूव करना है ये सब मटेरियल को, बिकॉज हम एक बार हमने इसके अंदर जो सस्पेंडेड मटेरियल है या फिर जो डिजॉल्व नहीं हुआ है, जो ऐसा प्लास्टिक वगैरह जैसा मटेरियल है जो किसी वाटर या फिर और सीवेज में डिजॉल्व नहीं होता, इसको साइड में निकाल देना है। अभी जो बचा हुआ लिक्विड होता है, इस लिक्विड वाले मटेरियल को या फिर इस वाटर को हमें बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए सेंड करना होता है। सो बिफोर सेंडिंग टू द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हमें इसमें से सस्पेंडेड मटेरियल को रिमूव करना होता है। ये हमारी प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट। सो प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट में फर्स्ट हमें देखना है स्क्रीनिंग। सो स्क्रीनिंग में हम क्या करते हैं, सीवेज और वेस्ट वाटर में से जो सस्पेंडेड मटेरियल है या फिर जो ऊपर तैर रहे हैं फ्लोटिंग मटेरियल है, इसको निकाल देते हैं। कोर्स और जो सॉलिड पार्टिकल है इसको भी निकाल देते हैं। फिर जो सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट होते हैं इसको हमें क्या करना है, फिल्टर करके निकाल देना है। जो भी ऊपर मोटा मोटा कचरा है सबको फिल्टर करके निकाल दो। ये सब करने के लिए एक स्पेसिफिक जगह होती है जिसे स्क्रीनिंग चेम्बर कहा जाता है, ठीक है। ये सब कहाँ पे होता है, ये होता है स्क्रीनिंग चेम्बर में। फिर जो हमारा सीवेज होता है, इस सीवेज को पास करते हैं थ्रू द स्क्रीन्स या फिर नेट। बहुत सारे नेट जाले लगे होते हैं छानने के लिए इस चेम्बर में, उसमें से इसको पास करते हैं। फिर जब भी वो इस कंडीशन से या फिर स्टेज से पास होता है, उस टाइम पे उसमें जितने भी लार्ज सस्पेंडेड या फिर फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट होते हैं ये सब निकल जाते हैं। और इसके बाद फिर ये जो सोल्यूशन होता है इसमें बचा हुआ, सो इसको आगे बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए सेंड किया जाता है। अभी स्क्रीनिंग के बाद क्या होता है, ग्रिड चेम्बर में इसको सेंड किया जाता है। सो यहाँ पे जो फिल्टर्ड सीवेज होता है इसको पास करते हैं थ्रू द नंबर ऑफ ग्रिड्स। बहुत सारे ग्रिड चेम्बर में से इसको पास किया जाता है। इसमें बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर रखे होते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े ईंटें या फिर जो ब्रिक बैलास्ट होते हैं ये रखा होता है। फिर इसमें क्या होता है, जो भी मोटा मोटा मटेरियल है या फिर जो भी ऐसा बड़ा बड़ा वाला कोर्स पार्टिकल होता है, ये सब ग्रेविटी के कारण नीचे सेटल डाउन हो जाता है। और फिर जो बचा हुआ मटेरियल होता है, सो वो फिल्टर जो है ये आगे की तरफ हम इसको सेंड कर देते हैं। सो ग्रिड चेम्बर में क्या होता है, सिंपल जितना भी कोर्स पार्टिकल है ये ग्रेविटी को यूज़ करके नीचे सेटल डाउन हो जाता है। एंड दस द पासेज ऑफ द फिल्टर्ड सीवेज रिमूव्स मच ऑफ द कोर्स पर्टिकुलेट मैटर। फिर इसके कारण क्या होता है, नीचे जितना भी पर्टिकुलेट मैटर बचा हुआ है इसको उधर ही छोड़ देते हैं और सिर्फ वाटर को यूज़ करते हैं आगे के ट्रीटमेंट के लिए। सो ये होता है इन द ग्रिड चेम्बर। अब इसके बाद में हमें प्राइमरी में कौन सा फिजिकल ट्रीटमेंट होता है ये देखना है प्राइमरी ट्रीटमेंट में। ओके, सो अभी हमने क्या किया है, यहाँ पे प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट करवा दिया है। फिर सीवेज वाटर जो था इसको हमने प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में रखा जाता है। सेडिमेंटेशन का मीनिंग होता है वही ग्रेविटी के कारण नीचे नीचे जो भी मोटा वाला या फिर कोर्स पार्टिकल होते हैं
ग्रेविटी के कारण नीचे सेटल डाउन हो जाता है, इसी को सेडिमेंटेशन कहा जाता है। सो अभी जो सेडिमेंटेशन होता है, सो द सेडिमेंटेशन ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड और द ऑर्गेनिक मैटर ऑकर इन दिस टैंक। सेडिमेंटेशन टैंक नाम का एक स्पेसिफिक टैंक होता है जिसमें इस प्रोसेस को किया जाता है। इसमें से कम 50 से 70%, ठीक है, 50 to 70% जितना भी सॉलिड मटेरियल होता है ये सब नीचे सेटल डाउन हो जाता है। फिर रिडक्शन होता है वहाँ पे कम से कम 30 से 40% अमाउंट ऑफ द सीवेज, ठीक है। पूरे टोटल सीवेज में से 30 to 40% सीवेज अभी यहाँ पे खत्म होगा, बिकॉज वो सब नीचे सेटल डाउन हो जाता है। और फिर जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो नीचे सेटल डाउन हुआ है, इसे कहा जाता है अभी प्राइमरी स्लज, और इसे रिमूव करने के लिए कुछ मैकेनिकल टूल्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। पूरा नीचे सेटल डाउन हो गया है, इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल भी होता है, इसको रिमूव करने के लिए कुछ मैकेनिकल डिवाइसेस का हमें यूज़ करना होता है। फिर जो सुपरनेटेंट इफ्लुएंट होता है, यानी जो ऊपर जो पानी बचा होता है उसे इफ्लुएंट कहा जाता है या फिर सुपरनेटेंट कहा जाता है। सो इसको अभी क्या करना है, ये अभी मौजूद है हमारे प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में, जब तक कि इसमें बहुत सारे डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फिर इसको हमें रिमूव करना है बाय द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सो हमारा जो फिजिकल ट्रीटमेंट है प्राइमरी ट्रीटमेंट में, सो इसके अंदर क्या किया हुआ है, सबसे पहले हमें करना होता था प्राइमरी स्क्रीनिंग, ठीक है। सो स्क्रीनिंग होगा, उसके बाद में ग्रिड चैम्बर में इन दोनों में से पास होने के बाद अभी आता है हमारा ये जो सीवेज है, इसको अभी हमें लिया है सेडिमेंटेशन टैंक में। सो सीवेज अभी हमें पंप किया है प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में। अभी सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होता है, जितना भी सॉलिड मटेरियल होता है, सो इसका सस्पेंशन हो जो सस्पेंडेड सॉलिड मटेरियल था ये ग्रेविटी के कारण नीचे सेटल डाउन हो जाता है। आफ्टर सेटलिंग डाउन उसमें से नियर अबाउट 50 to 70% जो सॉलिड रहता है पूरा के पूरा नीचे सेटल हो जाता है। फिर इतना सॉलिड जब नीचे सेटल हो जाता है, सो 30 to 40% ऑफ द टोटल सीवेज, पूरे सीवेज में से 30 से 40% सीवेज का यहाँ पे रिडक्शन हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है बच्चों, फिर जो ऑर्गेनिक मैटर होता है जो नीचे सेटल होता है, इसको कहा जाता है प्राइमरी स्लज। सो प्राइमरी स्लज का मीनिंग क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर जो इस मटेरियल के साथ नीचे सेटल डाउन हो गया है। नाउ इसको रिमूव करने के लिए हमें कुछ मैकेनिकली ऑपरेटेड डिवाइस का यूज़ करना होता है। फिर जो सुपरनेटेंट होता है या फिर इफ्लुएंट, जो ऊपर जो पानी बचा हुआ है अभी, ओके, सो दैट इज उसे रखा जाता है प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में। स्टिल इट कंटेन द लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और फिर इसे हमें अभी आगे के ट्रीटमेंट में रिमूव करना है। तो इतने ट्रीटमेंट में समझ में आया बच्चों क्या क्या हमने यहाँ पे क्या था, एक हमारा सेडिमेंटेशन टैंक था, मान लीजिए किस तरह का ये सेडिमेंटेशन टैंक था। इसमें ये यहाँ तक है हमारा वाटर फिल करके रखा हुआ, दिस येलो इज योर वाटर। फिर क्या होता है, ग्रेविटी के कारण इस वाटर में जितना भी सॉलिड मटेरियल था, ये सॉलिड मटेरियल नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाता है। ये जो नीचे सेटल डाउन हो जाता है इसे सेडिमेंट कहा जाता है, ओके, ये होता है अपना सेडिमेंट। सो दैट इज द सेडिमेंट। और जो ये ऊपर लिक्विड होता है इसे सुपरनेटेंट या फिर इफ्लुएंट कहा जाता है, ऊपर का लिक्विड। सो अभी हमने क्या करना है इस वाले ट्रीटमेंट में, नीचे जितना भी सेडिमेंट है, इस सेडिमेंट में बहुत सारा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों भी मैटर होते हैं। सो इस सेडिमेंट को रिमूव करने के लिए कुछ मैकेनिकल डिवाइस यूज़ करते हैं। मान लीजिए कि क्रेन वगैरह यूज़ करके इसको सब वहाँ से निकाल दिया और सिर्फ बचा हुआ जो पानी होता है, इस ऊपर के सुपरनेटेंट इफ्लुएंट में अभी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कुछ ऑर्गेनिक मैटर है, जिसके क्लियरिफिकेशन के लिए अभी हमें इसको नेक्स्ट स्टेप के लिए सेंड करना होता है, जो कि है हमारी सेकेंडरी ट्रीटमेंट या फिर इसी को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहा जाता है। सो जो प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमें इफ्लुएंट या फिर जो सुपरनेटेंट ऊपर वाला जो लिक्विड मिला था, इसको हमें एक लार्ज एरेशन टैंक में सेंड करना होता है। एक बहुत बड़ा टैंक होता है जिसमें हवा भी आती जाती रहती है, इसे एरेशन टैंक कहा जाता है। वहाँ पे इस प्राइमरी इफ्लुएंट को सेंड किया जाता है। वहाँ पे होता है इसका कॉन्स्टेंटली एजिटेशन, यानी कि उसको कंटिन्यूअसली हिलाया जाता है मैकेनिकली, यानी वहाँ पे इस तरह का मशीन रखा होता है जिसके कारण उसमें जो भी हम लिक्विड सेंड करते हैं कंटिन्यूअसली एजिटेट यानी कि मिक्स होता रहता है या फिर शेक होता रहता है। फिर इसी के कारण अभी यहाँ पे कंटिन्यूअसली एरेशन होता है, इसलिए इसके अंदर कुछ एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो होने लगते हैं और वो बहुत सारे फ्लॉक्स बना देती है, यानी उनकी बड़ी बड़ी कॉलोनीज यहाँ पे बन जाती है। फिर ये जो फ्लॉक्स होते हैं इसके अंदर मासेस ऑफ बैक्टीरिया रहते हैं, प्लस कुछ स्लाइम रहता है, कुछ फंगल हाइफी भी रहता है, कुछ मेश लाइक मासेस भी रहते हैं।
नाउ ये जो एरोबिक बैक्टीरिया होता है ये बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर खा लेते हैं। जितना भी ऑर्गेनिक मैटर हमारे इस वाले अभी गंदे पानी में था, इसको बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मिलके खा लिया और वो अपने आप का जो साइज होता है इसको बढ़ा देते हैं। फिर अब इसके बाद में क्या होता है, ड्यू टू दिस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो इफ्लुएंट था हमारा सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, अभी हमने क्या किया था, एक बड़ा सा ये मान लीजिए कि हमारा टैंक था, इस टैंक में हमने डाला है हमारा प्राइमरी इफ्लुएंट जो हमें फर्स्ट वाली स्टेप से मिला था। ठीक है, सो अभी इसमें है ये हमारा प्राइमरी इफ्लुएंट, इसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिक मैटर दोनों भी प्रेजेंट है। बट अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें कंटिन्यूअसली एजिटेशन हो रहा है। मान लीजिए कि ये कोई इसमें मैकेनिकल एजिटेटर है जो हमारा फैन की तरह होता है ना, इसे हम चर्निंग के लिए यूज करते हैं। सो वैसे कंटिन्यूअसली इसमें मूव होते रहता है। फिर इसके कारण क्या है, इसमें एयर आता जाता रहता है, इसलिए इसमें एरोबिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाते हैं। यानी जिन्हें ऑक्सीजन की डिमांड होती है, ऐसे एरोबिक बैक्टीरिया इसमें प्रोड्यूस हो जाते हैं। सिर्फ वो बैक्टीरिया ही अकेले प्रोड्यूस नहीं होते, उन बैक्टीरिया के साथ अलग अलग और लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी प्रोड्यूस होते हैं। फिर इसमें फंगस, मॉसेस वगैरह ये सब आते हैं। फिर ये सब मिलके क्या करते हैं, हमारे इस इफ्लुएंट का बहुत सारा पार्ट कंज्यूम कर लेते हैं। बिकॉज इन्हें क्या चाहिए थे, इन्हें इनका खाना पीना चाहिए जो हमारे इस इफ्लुएंट में प्रेजेंट है। इफ्लुएंट यानी क्या है, पहले वाले ट्रीटमेंट से जो ऊपर का पानी मिला था जिसे हमने सेकंड पार्ट के लिए फिर सेकंड स्टेप के लिए यूज किया, इसे हम इफ्लुएंट बोल रहे हैं। ओके, सो इस इफ्लुएंट का बहुत सारा पार्ट ये एरोबिक बैक्टीरिया खा करके हमारे इफ्लुएंट का जो क्वांटिटी होता है इसको सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट वाला प्रोसेस है ये आता है अपना टर्शियरी ट्रीटमेंट। सो इसके अंदर क्या होता है, एक बार की इनका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द वेस्ट वाटर इज रिड्यूस्ड। ठीक है, उसमें जितना भी ऑक्सीजन डिमांड था ये रिड्यूस हो जाता है। फिर ये सेटल डाउन हो जाता है टैंक के अंदर। इसके बाद में क्या होता है, फिर जो बैक्टीरियल फ्लॉक होते हैं ये भी सेटल डाउन हो जाते हैं। ओके, सो अभी जो नेक्स्ट वाला हमारा स्टेप होता है ये होता है टर्शियरी ट्रीटमेंट, यानी अभी लास्ट वाला ट्रीटमेंट है। सो इसके पहले वाले ट्रीटमेंट में हमने क्या देखा था कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है, इसलिए जो एरोबिक बैक्टीरिया है ये क्या करते हैं, हमारे इफ्लुएंट में जितना भी ऑक्सीजन है या फिर जो भी मटेरियल होता है ऑर्गेनिक वाला, इसको खाने पीने लगते हैं, जिसके कारण हमारा जो इफ्लुएंट होता है इसका अमाउंट काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट वाला स्टेप होता है हमारा, इसके अंदर क्या होता है, यही अभी जो हमारा वेस्ट वाटर है इसके अंदर से ऑक्सीजन का डिमांड कम हो गया है। ओके, इसमें ऑक्सीजन का जितना डिमांड था ये कम हो गया है, बिकॉज बहुत सारे जो एरोबिक बैक्टीरिया थे इन्होंने खाना वीना खा के अभी आराम से बैठ गए हैं। फिर जो बैक्टीरिया होता है इनका जो मास जमा होता है ये मास नीचे सेटल डाउन हो जाता है। फिर अभी ये जो सेडिमेंट होता है इसे कहा जाता है एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज में क्या होता है, जो एरोबिक बैक्टीरिया थे खा पी के बैठे हुए ये नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, क्योंकि अभी ऑक्सीजन खत्म हो गया है। जितना ऑक्सीजन था हमारे इफ्लुएंट में ये पूरा खत्म हो गया है। तो इसके बाद में भी क्या करना है, इसे कहा जाता है एक्टिवेटेड स्लज। ओके, इतना आपको याद रखना है। फिर जो स्मॉल पार्ट होता है इसको एरेशन टैंक में पास किया इसको वापस से एरेशन टैंक में छोड़ दिया जाता है। जो एक्टिवेटेड स्लज था इसका थोड़ा सा भाग हम वापस से एरेशन टैंक में रख देते हैं, और बचा हुआ जो मेजर पार्ट होता है इसको अभी हम अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में ऐड करते हैं। अभी तक एरेशन हो गया, ऑक्सीजन खत्म हो गया है, नाउ अभी हमें अनएरोबिक कंडीशन के साथ डील करना है। सो इसी का जो बहुत सारा बड़ा पार्ट होता है इसको अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में ऐड किया जाता है। वहाँ पे रखने के बाद फिर जो अनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं ये बढ़ते हैं। ठीक है, अनएरोबिक बैक्टीरिया, अभी तक जो एरोबिक वाले बैक्टीरिया थे इनके साथ काम किया है, अभी अनएरोबिक बैक्टीरिया की बारी। फिर जो अनएरोबिक बैक्टीरिया है यानी जिन्हें ऑक्सीजन का कोई भी नीड नहीं होता, ऐसे बैक्टीरिया का अमाउंट या फिर इनका ग्रोथ बढ़ाया जाता है। ये सब होता है अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में। फिर इसमें अनएरोबिक बैक्टीरिया ग्रो होते हैं और ये बैक्टीरिया डाइजेस्ट करते हैं बहुत सारे फंगस वगैरह या फिर जो स्लज में जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल है जिसके ऊपर ये बैक्टीरिया फीड कर सकते हैं, इन सबको खा लेते हैं। फिर अब जब ये अनएरोबिक डाइजेशन होता है उस टाइम पे बहुत सारे गैसेस रिलीज होते हैं, जिसमें आता है मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। फिर तीनों भी गैसेस में प्रोड्यूस होते हैं। अभी जो इफ्लुएंट रहता है इस डाइजेस्टर में, सो इसको क्लोरीनेशन किया जाता है। इसका क्लोरीनेशन क्यों किया जाता है, बिकॉज क्लोरीनेशन के बाद बहुत सारे जो पैथोजेंस है जो हमारे हेल्थ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट दे सकते हैं ये सब मर जाते हैं, इसलिए इसके ऊपर क्लोरीनेशन करते हैं। फिर इसके बाद में इस वाले वाटर को अभी हम नेचुरल बॉडी में या फिर जहाँ पे भी हमें ड्रेनेज में इसको एक्सपोज करना है एनवायरनमेंट में, वहाँ पे हम कर सकते हैं। ठीक है,
अभी क्लोरीनेशन का एम आपको याद रखना है, क्लोरीनेशन क्या करता है, जितने भी पैथोजेंस इसको किल कर देता है, और फिर जो ये डाइजेस्टेड स्लज होता है बचा हुआ सॉलिड मटेरियल, इसको भी अभी हम डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, यानी कहीं पे बाहर फेंक सकते हैं। सो एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। सो टर्शरी ट्रीटमेंट में हमने क्या किया है, अभी हमने बीओडी जैसे ही हमारे वाटर का कम हुआ था, सो उसको हमने सेटलिंग टैंक में रख दिया। सेटलिंग टैंक में क्या हुआ है, जितने भी बैक्टीरिया के फ्लॉक्स थे ये सब नीचे जमा हो गए, सेडिमेंट हो गए। फिर ये जो सेडिमेंट था अभी इसे हम एक्टिवेटेड स्लज बोल सकते हैं, बिकॉज इसमें क्या है, अभी इस एक्टिवेटेड स्लज में हमारे पास क्या क्या है, जो पहले एरोबिक बैक्टीरिया थे, खा पीकर बड़े हो गए जितने भी ये थे एरोबिक बैक्टीरिया, सो ये एरोबिक बैक्टीरिया अभी हमारे एक्टिवेटेड स्लज में प्रेजेंट होते हैं। इसका थोड़ा सा अमाउंट हमें वापस से सेंड करना होता है एरेशन टैंक में, और बचा हुआ जो अमाउंट होता है अभी हम इसको पंप करते हैं अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में। अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में फिर क्या होता है आगे, सो इसके अंदर होता है जितने भी बैक्टीरिया है अनएरोबिक, अभी इनका ग्रोथ होता है, फंगस वगैरह ये सब यहाँ पे बढ़ते हैं, और फिर ये करते हैं अनएरोबिक डाइजेशन। जब ये अनएरोबिक डाइजेशन चल रहा होता है उस टाइम पे बहुत सारे गैसेस रिलीज होते हैं, जिसमें आता है मीथेन प्लस कुछ हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, ये सब प्रोड्यूस होते हैं। फिर जो इफ्लुएंट होता है इस प्लांट का या फिर डाइजेस्टर का, इसका क्लोरीनेशन किया जाता है। क्लोरीनेशन क्या करता है, इसमें जितने भी पैथोजन या फिर बैक्टीरिया रहता है इसको किल कर देता है। आफ्टर दैट अभी हम इसको वाटर बॉडीज में लाइक रिवर या फिर स्ट्रीम्स में इसको हम छोड़ सकते हैं, और जो डाइजेस्टेड स्लज होता है इसको हम डिस्पोज ऑफ करते हैं। सो ये सब था हमारे सीवेज के ट्रीटमेंट में। सो इसका एक डायग्रामेटिक फ्लो आपको दिखा हुआ है, तो इसको हम एक बार से क्विक रिवाइज कर लेते हैं। सो चलिए चलते हैं आगे। अभी ये था वेस्ट वाटर। सो वेस्ट वाटर के सबसे पहले क्या हुआ था, स्क्रीनिंग करके हमने इसमें से क्या किया था, जितना भी सेडिमेंट वगैरह था, सॉरी सेडिमेंट नहीं, इसमें जितना भी सस्पेंडेड मटेरियल था इसको हमने निकाल दिया। ठीक है, जितना भी सस्पेंडेड मटेरियल इसको निकाल दिया था हमने। ओके, ये हो गया था हमारा स्क्रीनिंग में। स्क्रीनिंग के बाद फिर था ग्रिड सेटिंग। ग्रिड सेटिंग में क्या हुआ था, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट ये वाला मटेरियल था, सो इसमें से हमने हेवी सारा जितना सॉलिड था ये सब निकाल दिया था, पत्थर वगैरह जैसे। फिर अभी मेन हमारा प्रोसेस शुरू होता है। अब इसमें फर्स्ट था प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या किया, रिमूवल ऑफ द सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल, जितने भी हमें पॉसिबल थे उतने सब सॉलिड पार्टिकल्स को हमने वहाँ से रिमूव कर दिया। उसके बाद में आता था सेटलिंग का प्रोसेस, फिर उसमें सेटल डाउन कर दिया हमने सीवेज का। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये गया था एयरेशन टैंक में। एयरेशन टैंक में क्या क्या था, एयरेशन टैंक में था हमारा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को कंज्यूम करने वाले एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया ने हमारे इफ्लुएंट का बहुत सारा पार्ट खा लिया था। अभी हमारा इफ्लुएंट कम हो गया है। सो जो कम हो गया था हमारा ट्रीटमेंट, ये है अभी हमारा ट्रीटेड इफ्लुएंट। ठीक है, अभी सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हमने क्या किया था, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में एयरेशन टैंक के बाद इसमें हमने सेंड किया था, फिर वहाँ पे अनएरोबिक वाला रिएक्शन हुआ था। फिर ये अनएरोबिक रिएक्शन हो गया डाइजेस्टर वहाँ से, फिर जितना भी अनएरोबिक मैटर था इसको डाइजेस्ट कर दिया गया। फिर इसमें से ट्रीट होके जितना भी बचा हुआ वाटर था इसको हमने डिस्पोज किया था। वाटर को हमारे वाटर का जहाँ पे भी डिस्पोजल करने वाला एरिया है लाइक रिवर या फिर बड़ा सा ड्रेनेज वहाँ पे, और जो स्लज बचा हुआ था इसको हमने नेचर में डिस्पोज कर दिया था। सो याद रखना है आपको, प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद पहले आया था एरेशन टैंक, उसके बाद उसको सेंड किया था हमने अनएरोबिक टैंक में या फिर सेटलर टैंक में। फिर पहले हमने क्या किया था, एरिएशन टैंक में एरोबिक बैक्टीरिया को यूज़ किया था ताकि उसमें जितना भी ऑक्सीजन है और जितना ऑर्गेनिक मैटर है इसको वो खा ले। खाने पीने के बाद फिर ये सब बैक्टीरिया नीचे सेटल डाउन हो गए। फिर इसमें हमने थोड़ा सा जो ये स्लज था, इसे एक्टिवेटेड स्लज कहा था, इसको हमने थोड़ा सा एरेशन टैंक में ही रखा और बचा हुआ फिर अभी हमने सेंड किया था अनएरोबिक टैंक में, जहाँ पे अभी जितने भी एरिएशन या फिर जितने एरोबिक बैक्टीरिया थे ये तो बढ़ गए थे, इन्होंने अपना काम कर दिया था। अभी बारी थी अनएरोब की। सो अनएरोब बैक्टीरिया को इंक्रीज करने के लिए भी हमने इसको अनएरेशन वाले टैंक में सेंड किया था, जहाँ पे वो सेटल होते हैं। फिर अनएरेटेड जितने भी बैक्टीरिया थे ये ग्रो होते हैं, फिर वो अलग अलग गैसेस को रिलीज करते हैं। फिर अभी यहाँ तक जब हम आते हैं फिर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस। अभी ये जो वाटर है इसको हमें क्या करना है, क्लोरिनेटेड करना है
ताकि उसमें कुछ जो भी पैथोजेंस बचे हुए हैं ये नेचर में ना जाए। फिर क्लोरिनेशन के बाद इस वाटर को हम वाटर बॉडी में सेंड कर देते हैं और जो स्लज था इसको भी हम डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। सो ये था सब कुछ हमारे इस सीवेज ट्रीटमेंट में ना। इसके बाद हमें देखना है एनर्जी के जनरेशन में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एनर्जी जनरेशन यानी फ्यूल बनाने में। अब जैसे कि आप लोगों को बायोगैस वगैरह ये सब एग्जांपल अच्छे से पता है। सो बायोगैस ये क्या होता है, एक्चुअल में ये मिक्सचर है जिसमें मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फेट और बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट होते हैं। ये इस गैस को हम एज एनर्जी या फिर एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे यूजेस के लिए, फिर चाहे वो डोमेस्टिक यूज़ हो या फिर कहीं पे इंडस्ट्रियल यूज़ हो। सो माइक्रोब का हम यूज़ कर सकते हैं इस तरह के कुछ एनर्जी के प्रोडक्शन में। अगर हम बायोगैस की बात करें इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए अगर हमें बायोगैस बनाना है। प्लांट का वेस्ट चाहिए, यानी पेड़ पौधों से जो कुछ भी हमें वेस्ट मिलता है, प्लांट वेस्ट चाहिए। एनिमल का कुछ वेस्ट जिसमें उनका एक्सक्रीट आता है। देन डोमेस्टिक वेस्ट में आता है जो भी हमारे घर में ऑर्गेनिक मटेरियल निकलता है, ये सब। एग्रीकल्चर का जो भी बहुत सारा कचरा निकलता है, म्यूनसिपल वेस्ट है, फॉरेस्ट का जो भी वेस्ट निकलता है, इन सबको हम बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। सबसे कॉमनली यूज़ होने वाला पार्ट जो इसमें यूज़ किया जाता है ये आता है डंक ऑफ द एनिमल। कहाँ गया वो, यस, कैटल डंक, यानी जो भी एनिमल का एक्सक्रीटा होता है इसको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए। बिकॉज ये एक्चुअल में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला एक प्रोडक्ट है या फिर बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला एक मटेरियल है जो बायोगैस के यूज़ के लिए, प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है मोस्ट कॉमनली। बिकॉज ये क्यों ऐसा होता है, बिकॉज एनिमल जो खाते हैं ये एक्चुअल में वो एज इट इज़ जो हमारा हरा भरा प्लांट होता है इसको खाते हैं, ना ही उसको पकाते हैं ना गलाते हैं। इसके कारण क्या होता है, उनके फूड में जो फाइबर और सेल्यूलोज होता है ये बहुत ज़्यादा होता है, और इसके कारण ये जो सेल्यूलोज होता है ये उनके एक्सक्रीटा में भी यानी कि उनके डंक में भी आता है। इसलिए काउ डंक या फिर कैटल डंक को मैक्सिमम यूज़ किया जाता है बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए। एक्चुअल में किस तरह से इसका प्रोडक्शन किया जाता है चलिए चल के देखते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज मॉडल ऑफ बायोगैस प्लांट का भी मॉडल है जिसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले 2 प्लांट्स है जिसका शॉर्ट फॉर्म है KVIC और एक है IARI। ये दोनों भी क्या है, एक्चुअल में ये डाइजेस्टर होते हैं, इसी को बायोगैस प्लांट कहा जाता है। यानी इसमें हमें जो भी वेस्ट कलेक्ट किया है इसका डाइजेशन होने देना होता है। जैसे कि हमने लास्ट में देखा था सीवेज ट्रीटमेंट में, जब अनएरोबिक डाइजेशन होता है उस टाइम पे बहुत सारे गैसेस रिलीज होते हैं जिसमें मीथेन भी था, देन हमारा हाइड्रोजन सल्फेट भी था और कार्बन डाइऑक्साइड भी था। उसी तरह से यहाँ पे भी जो काउ डंक या फिर वॉट एवर द मटेरियल हमने जिसको चूज़ किया है बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए, इनका डाइजेशन होता है और डाइजेशन होने के बाद ये गैसेस रिलीज होते हैं। जो पार्ट हम एज अ डाइजेस्टर यूज़ करते हैं बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए, इसे बायोगैस प्लांट कहा जाता है। टिपिकली जो बायोगैस का प्लांट होता है इसके अंदर हम रॉ मटेरियल के तौर पे जो कैटल का डंग होता है इसको यूज़ करते हैं। इसमें बहुत सारे गैसेस बनने के लिए हेल्पफुल होता है। और ये जो हमारा डाइजेस्टर है, डाइजेस्टर बेसिकली हम ज़मीन में एक बड़ा सा गड्ढा करके उसके जो वॉल्स है इसको सीमेंट, कंक्रीट और ईंटों से बनाते हैं और फिर इसके अंदर हम इस प्रोसेस को चलने देते हैं। ठीक है, अभी कुछ सिलेंड्रिकल गैस होल्डर भी मार्केट में आए हैं जिसके अंदर हम डायरेक्टली इस तरह का हमारा जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है या फिर जो डाइजेशन का प्रोसेस है इसको कर सकते हैं। अभी जो बना हुआ गैस होता है इस टैंक में, क्योंकि ये जो टैंक है ये अर्थन टैंक है, ठीक है, यानी हमने क्या है ज़मीन में एक बड़ा सा गड्ढा किया है, वहाँ पे एक ईंटों की वगैरह एक अच्छे से पक्की दीवारें बनाई हैं और वहाँ पे ये प्रोसेस चल रहा है। बट जो गैस इसमें बनता है इस गैस को हम कलेक्ट कर सकते हैं हमारे सिलेंडर्स में, जिस तरह का सिलेंडर हम घर पे यूज़ करते हैं बस उसी टाइप के सिलेंडर में इसको कलेक्ट कर सकते हैं हम और यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे भी हमें चाहिए। अभी ये जो डाइजेस्टर होता है इसको साइड में ओपनिंग्स होती है जिसमें से हम रॉ मटेरियल इसके अंदर डाल सकते हैं, प्लस एक ओपनिंग इसके लिए भी होती है ताकि इसके अंदर जो कुछ भी मटेरियल बना है इसको हम बाहर, या फिर जो गैस बना है इसको हम वहाँ से बाहर ले सकते हैं। अभी हम इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। कौन कौन से मॉडल होते हैं बायोगैस के प्लांट के। मॉडल का नाम है KVIC और IARI। फिर ये जो डाइजेस्टर होता है जिसका हम बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं इसे बायोगैस प्लांट कहा जाता है। टिपिकली जो बायोगैस का प्लांट है इसमें हम रॉ मटेरियल कैटल का डंक यूज़ करते हैं, ओके, और इसमें बहुत सारे डाइजेस्टर और गैस होल्डर प्रेजेंट होते हैं। जो हमारा डाइजेस्टर है, डाइजेस्टर का क्या मीनिंग है बच्चों यहाँ पे, डाइजेस्टर यानी हम ये जो प्लांट यूज़ कर रहे हैं जो हमारे जिसे हम अर्थन प्लांट बोलते हैं, ठीक है, इस तरह का
बट ये जो इतना नीचे वाला जो पोर्शन है ये हमारे मिट्टी के नीचे होता है, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये ज़मीन के ऊपर दिखता है। जो नीचे वाला पोर्शन है ये बिलो द सॉइल होता है, ठीक है। सो इसी को कहा जाता है डाइजेस्टर। सो डाइजेस्टर को बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? ईंटों और पत्थरों की दीवारें, स्टील वगैरह भी यूज़ करते हैं यहाँ पे। और इसमें एक सिलिंड्रिकल गैस होल्डर होता है या फिर गैस टैंक भी होता है इसके ऊपर, ताकि हम जो भी गैस बना है इसको हम कलेक्ट कर सकें वहाँ से, और वहाँ से हम लेकर अपने सिलेंडर में भी इसको फिल कर सकते हैं। प्लस जो डाइजेस्टर होता है इसको साइड में कुछ ओपनिंग होती है जहाँ से हम इसको चार्ज कर सकते हैं। चार्ज कर सकते हैं यानी यहाँ से हम रॉ मटेरियल इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मीनवाइल ऐसा नहीं है कि एक ही बार ऐड करना है, जैसे जैसे हमारे पास रॉ मटेरियल बनता है वैसे वैसे हम इसको इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। सो इसके अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला रॉ मटेरियल आता है काऊ डंग। इसके अंदर से हम इसको ऐड कर सकते हैं। और ये जो डाइजेस्टर होता है ये पार्टली बरीड होता है सॉइल के अंदर, यानी कि मिट्टी में, आधा मिट्टी के अंदर होता है और थोड़ा सा मिट्टी के ऊपर साइड में होता है। कंप्लीटली मिट्टी के नीचे भी नहीं होता और कंप्लीटली मिट्टी के ऊपर भी नहीं होता। सो दैट्स व्हाई इसे पार्टली बरीड कहा गया है। ओके, सो बायोगैस प्रोडक्शन में डाइजेशन कैसा होता है? सो फर्स्ट आता है अनएरोबिक डाइजेशन, जिसमें 3 प्रोसेसेस होती हैं। सो अनएरोबिक डाइजेशन यानी क्या है? ये डाइजेशन ऐसे बैक्टीरिया से होने वाला है जिन बैक्टीरिया को ऑक्सीजन का कोई भी नीड नहीं होता। सो उसमें फर्स्ट प्रोसेस आती है सोल्यूबलाइजेशन या फिर हाइड्रोलिसिस। सो इसमें क्या होने वाला है? जो भी हमारा रॉ मटेरियल था इसको हम वाटर के इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके एक स्लरी बनाते हैं। स्लरी यानी लिक्विड जैसा एकदम पतला सा स्लरी बनाते हैं और फिर इसको डाइजेस्टर के अंदर ऐड करते हैं। फिर यहाँ पे जो अनएरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं जिसमें सुडोमोनास जैसे कुछ स्पेसीज आते हैं, ये क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस करते हैं कार्बोहाइड्रेट का और सिंपल शुगर बनाते हैं। फिर प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं और लिपिड्स को फैटी एसिड में कन्वर्ट करते हैं। इसे हाइड्रोलिसिस या फिर सोल्यूबलाइजेशन कहा जाता है। सो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है बायोगैस के प्रोडक्शन में? ये स्टेप आती है अंडर द अनएरोबिक डाइजेशन, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन का कोई नीड नहीं होता, ऐसे बैक्टीरिया यहाँ पे यूज होते हैं। एग्जाम्पल में आता है सुडोमोनास और क्लोस्ट्रीडियम। सो ये बैक्टीरिया अभी हमें क्या करना है? ये हमारा इनिशियल स्टेप है। सो हमें यहाँ पे रॉ मटेरियल इसमें ऐड करना होगा। सो रॉ मटेरियल को हम डायरेक्टली ऐड नहीं करते, रॉ मटेरियल प्लस इसके अंदर हम इक्वल अमाउंट में वाटर ऐड करते हैं और उसका एक स्लरी बनाते हैं। स्लरी यानी एक लिक्विड जैसा मटेरियल बनाकर फिर इसको हम हमारे डाइजेस्टर में ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद ये जो बैक्टीरिया होता है ये क्या करता है? हाइड्रोलिसिस स्टार्ट करता है या फिर सोल्यूबलाइजेशन स्टार्ट करता है, यानी कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपल मटेरियल बनाने वाला प्रोसेस होता है। फिर इसमें जो अनएरोबिक हमारे बैक्टीरियाज है क्लोस्ट्रीडियम एंड सुडोमोनास, ये क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्जन सिंपल शुगर में कर देते हैं, प्रोटीन्स का कन्वर्जन उसके अमाइनो एसिड में कर देते हैं, और जो लिपिड्स होते हैं इसको कन्वर्ट कर देते हैं वो फैटी एसिड्स में। सो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलिसिस का। सो ये है वो बायोगैस का प्लांट, यू कैन सी। सो यही है वो टैंक जिसे मिट्टी के अंदर रखा जाता है। ओके, यही है हमारा डंक वाटर, यानी यहाँ से हम जो भी हमारा वेस्ट है या फिर जो भी हमारा प्रोडक्ट जिसको हमें डाइजेस्ट करना है वो यहाँ से ऐड करते हैं। फिर वो यहाँ से होकर यहाँ पे जाके सेटल डाउन हो जाएगा। ये बड़ा सा टैंक, इसे डाइजेस्टर कहा जाता है, और इस डाइजेस्टर में हमारे बायोगैस का प्रोडक्शन होता है। फिर अभी यहाँ पे चला गया, इस टैंक में हमारा जो बायोगैस है ये गैस होल्डर है। इसमें बायोगैस, ये जो ग्रीनिश जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, इसमें हमारा जो बायोगैस बनता है वो उसमें स्टोर होता है। इसी को गैस होल्डर कहा जाता है। और यहाँ पे एक नॉब होता है जिसके यूज़ से हम यहाँ से हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग गैस को यूज़ कर सकते हैं। प्लस अभी ये था डंग वाटर, अभी यहाँ पे आता है स्लज, यानी जो भी बचा हुआ कचरा वगैरह होता है वो यहाँ पे जमा हो जाता है और यहाँ से हम इसको मतलब एम्प्टी करके वापस से इस टैंक को यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट वाला प्रोसेस क्या होता है? सो नेक्स्ट वाला प्रोसेस होता है एसिडोजेनेसिस। एसिडोजेनेसिस में क्या होता है? जो भी हमारा अनएरोबिक बैक्टीरिया था, अभी अनएरोबिक बैक्टीरिया ने तो काम कर दिया, अभी बचा हुआ जो भी मटेरियल है इसको सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कि एसिड्स में कन्वर्ट करना होता है। दैट्स वाई इस प्रोसेस को एसिडोजेनेसिस कहा जाता है। इसके लिए अगेन इस अनएरोबिक बैक्टीरिया का यूज़ होता है। अनएरोबिक ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल अभी अपने पास बचा हुआ है इस मटेरियल को एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कौन कौन से एसिड में कन्वर्ट किया जाता है? सो इसको फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड इन फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। सो ये था प्रोसेस ऑफ एसिडोजेनेसिस। इसके बाद में जो हमारा थर्ड वाला प्रोसेस है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे कहा जाता है मिथेनोजेनेसिस। बिकॉज मिथेन एक काफ़ी
मेजर पार्ट इसके अंदर कंट्रीब्यूट करता है, जो कि हमारे बायोगैस में इसेंशियल होता है। सो मिथेनोजेनेसिस में क्या आता है, ये सबसे लास्ट स्टेज होती है अनएरोबिक बैक्टीरिया की या फिर अनएरोबिक मिथोजेनिक बैक्टीरिया की, जिसमें एग्जांपल है मिथेनोबैक्टीरियम या फिर मिथेनोकोकस, विच कन्वर्ट, ये क्या करते हैं, एसीटेट हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन में कन्वर्ट करते हैं। किसे एसीटेट हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करते हैं हमारे मीथेन में, यानी कि CH4 में कन्वर्ट करते हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं और प्लस हमारे वाटर में कन्वर्ट करते हैं। सो ये रिएक्शन होती है हमारे मिथेनोजेनेसिस के प्रोसेस में। सो अभी इसी को हम अच्छे से देख लेते हैं, आपको रिएक्शंस दिया हुआ है। सो इसमें है ये है एसिटिक एसिड, इसका कन्वर्जन कर दिया है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड में, और फॉर्मिक एसिड का कन्वर्जन किया हुआ है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और बचा हुआ जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड और हमारा हाइड्रोजन था इसको मिला करके बना दिया गया है मीथेन और वाटर। सो कम्प्लीटली अभी हमारे पास मीथेन के बहुत सारे मॉलिक्यूल हो गए। यहाँ पे 12 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। सो कम से कम 12, 13 और 14, सो 14 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन बन जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें, सो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 3 है, सो 3 + 12 यानी कि 15 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल भी बन जाते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल टोटल बन जाते हैं 4। सो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। सो ये सब मिल करके बना देते हैं हमारा बायोगैस, और ये है हमारे मिथेनोजेनेसिस की कंप्लीट प्रोसेस। सो ये बन गया भाई हमारा बायोगैस। अभी इस बायोगैस का बेनिफिट क्या है या फिर इसके यूजेस क्या है, फ़ायदे क्या है। सबसे पहला तो ये है कि ये काफ़ी सस्ते में बन जाता है, बिकॉज जो भी हमारा कचरा या फिर जो वेस्ट था इसको यूज़ करके हमने गैस बनाया है। सो ये काफ़ी चीप है, सस्ता है, सेफ भी होता है यूज़ करने के लिए, प्लस ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी इसको हम रिपीटेटिवली प्रोड्यूस कर सकते हैं। जबकि आपको पता होगा कि हम जो नेचर से CNG वगैरह यूज़ करते हैं ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, यानी एक बार कि अगर ये इस अर्थ से ख़त्म होगा तो इसे बनने के लिए मिलियन ट्रिलियन साल लग जाएंगे। ठीक है, सो इसलिए अभी ये जो हम बायोगैस वगैरह की बात कर रहे हैं, सो इसको हम रिन्यूएबल सोर्स मानते हैं, यानी कि इसको हम रिपीटेटिवली प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसको जनरेट करना काफ़ी इजी है, स्टोर करना भी इजी है, और प्लस इसका ट्रांसपोर्ट भी बहुत इजी होता है। ठीक है, अभी इसको हम डोमेस्टिकली भी यूज़ कर सकते हैं, यानी हमारे घर के खाना पकाने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, कुकिंग वगैरह के लिए, प्लस अगर हमें कुछ लाइटिंग वगैरह चाहिए जिसके लिए हम गैस को यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रीट के लाइटिंग में, प्लस कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में भी इस बायोगैस का यूज़ किया जा सकता है। जब इसको बर्न किया जाता है तो उसका फ्लेम का कलर ब्लू होता है, और इसमें कोई भी स्मोक नहीं होता, यानी धुआं नहीं निकलता। जैसे हमारे घर में गैस चलता है ब्लू कलर के फ्लेम के साथ, एग्जैक्टली उसी तरह से सेम ये बायोगैस चलता है। इसका यूज़ हम एक और काम के लिए कर सकते हैं, हम एनर्जी तो बना ही रहे हैं, एज वेल एज आसपास का जो कचरा है इसको हम रिड्यूस करने के लिए बायोगैस को बना सकते हैं। सो अगर हम बायोगैस प्लांट बना रहे हैं कहीं पे, उसको इम्प्लाई कर रहे हैं, सो क्या होता है आसपास का जो भी कचरा वगैरह है सो ये रिड्यूस हो जाता है, और सैनिटेशन यानी कि स्वच्छता बनी रहती है। ये एक इको फ्रेंडली सोर्स है, बिकॉज इसमें से कोई भी धुआं नहीं निकलता, ऐसा धुआं तो बिल्कुल भी नहीं निकलता जो हमें या फिर एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा सके। कोई पोल्यूशन भी नहीं होता, एनवायरनमेंट का इम्बैलेंस नहीं होगा। प्लस इसमें से जो भी स्लज बनता है, यानी जो लेफ्ट ओवर स्लज बचा था, नीचे का कचरा या फिर ऊपर का कचरा मान लीजिए, सो ये जो कचरा होता है इसको हम एज अ बायो फर्टिलाइजर यानी खेतों के लिए अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। सो ये सब है बेनिफिट्स ऑफ द बायोगैस, और इसके ऊपर आपको बहुत बार क्वेश्चन आया है। बहुत ईजी टॉपिक है, आपको इसको करना ही है 100%। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट वाला पोर्शन। सो जो नेक्स्ट लेक्चर में हमें स्टडी करना है, ये स्टार्ट होता है फ्रॉम द बायो कंट्रोल एजेंट्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू।